हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। जैसा कि टीम विक्रम की तरफ से आपको हमारे दूसरे चैनल जी चिल्स पर पहले ही बताया गया था कि 26 अक्टूबर को डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं और उसी दिन भारत पर 15% टैरिफ का फैसला फाइनल होने जा रहा है। और देखिए, हमारी ये जो प्रेडिक्शन थी वो लगभग 80% तक सही साबित हो चुकी है। अब जरा ध्यान से सुनिए, हमारी अगली डेट नोट कर लीजिए, 15 नवंबर 2025। जी हाँ, इस दिन के आसपास भारत और अमेरिका के बीच कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ऐसा लग रहा है कि उसी दिन भारत पर 15% टैरिफ को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अब हम कोई ठोस दावा नहीं कर रहे, लेकिन हमारी जो एनालिसिस है वो बहुत साफ कह रही है कि 15 नवंबर के आसपास भारत अमेरिका व्यापार में बड़ा डेवलपमेंट होने जा रहा है। अब आपके मन में सवाल जरूर होगा कि आखिर 15 नवंबर ही क्यों? तो इसका जवाब भी हमारे पास है, क्योंकि बिहार चुनाव 11 नवंबर को खत्म हो रहे हैं और जैसे ही चुनाव संपन्न होंगे उसके बाद यानी 15 नवंबर के आसपास आपको भारत और अमेरिका के बीच व्यापार से जुड़ी बहुत पॉजिटिव खबरें सुनने को मिल सकती हैं। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी, आखिर वो अमीर क्यों हैं ये अब समझिए। क्योंकि उन्होंने एक झटके में रूस और अमेरिका के बीच ऐसा संतुलन बना दिया जिससे भारत को जबरदस्त फायदा हुआ। अमेरिका में होने वाले भारत के हजारों करोड़ रुपए के एक्सपोर्ट को सुरक्षित बचा लिया गया। यानी कि अंबानी ने भारत के छोटे व्यापारियों को ऑक्सीजन दे दी और अब बहुत जल्द भारत पर 50% टैरिफ नहीं रहेगा, बल्कि सिर्फ 15% ही रह जाएगा। ये जो 15% का नंबर है, यहां मीडिया रिपोर्ट में खुलेआम डिस्कस किया जा रहा है। दरअसल मुकेश अंबानी ने यहां खेला एक दमदार मास्टर स्ट्रोक, जहां उन्होंने रूस का तेल खरीदना कम कर दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल कंपनियों पर टैरिफ लगा दिया था। और इसी बीच खबर आ रही है कि भारत और रूस के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने जा रहा है, जहां भारत रूस पर दबाव बना रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट्स को रूस में एक्सेस दिया जाए और बीच में आने वाले सभी नियम कानून को हटाया जाए। यानी कि जो हमने रशिया से तेल खरीदना रोका है वो दरअसल रूस पर दबाव बनाने के लिए हथियार भी है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा भारतीय प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करे। लेकिन असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। अब मुकेश अंबानी की रिलायंस समेत भारत की अन्य तेल कंपनियों ने अमेरिका से मक्का खरीदने का फैसला कर लिया है। और सुनिए, बताया जा रहा है कि सारी बात तय हो चुकी है, बस घोषणा नहीं की जा रही, क्योंकि इस वक्त बिहार में चुनाव चल रहे हैं। असल में भारत जो भी मक्का अमेरिका से खरीदेगा उसका इस्तेमाल केवल एथेनॉल ब्लेंडिंग में ही किया जाएगा। यह मक्का खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा और इसकी कीमत दर भी बहुत कम रहने वाली है, मात्रा भी सीमित ही रहेगी। यानी कि भारत जो मक्का अमेरिका से लेगा उसका असर हमारे किसानों पर बहुत ही कम पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर यह अनाउंसमेंट बिहार चुनाव से पहले कर दी जाती कि भारत अमेरिका से मक्का खरीद रहा है, तो यूपी बिहार के किसानों के लिए यह मुद्दा राजनीतिक तूफान बन सकता था। विपक्ष तो बस मौके की तलाश में था। वो कह देता कि मोदी ने अमेरिका से मक्का खरीदकर बिहार और यूपी के किसानों का पेट काट दिया और यही बात पूरे चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती। लेकिन यहीं पर मोदी जी ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि भारत के किसानों का पूरा ध्यान रखा जाए। इसलिए यह साफ कर दिया गया कि अमेरिकी मक्का का इस्तेमाल केवल इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए होगा, खाने के लिए नहीं। और अब आते हैं दूसरी सबसे अहम बात पर। अगर आप गौर करें तो इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी मलेशिया नहीं गए और इसके पीछे दो बहुत बड़े कारण बताए जा रहे हैं। पहला, डोनाल्ड ट्रंप का आना तय था और दूसरा, मोदी जी को बिहार चुनाव को संभालना था। अब सोचिए, अगर इसी समय मोदी जी ट्रंप से मुलाकात करते, उसी ट्रंप से जिन्होंने भारत पर 50% टैरिफ लगाया हुआ है, तो यह बात बिहार चुनाव में बीजेपी के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती थी। विपक्ष तो मौके की तलाश में था और वो इस मुलाकात को बड़ा मुद्दा बना देता और कहता कि जो ट्रंप भारत के व्यापारियों पर टैरिफ लगा रहे हैं, मोदी जी उनके साथ गले मिल रहे हैं। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो और भी दिलचस्प है। बताया जा रहा है कि मलेशिया में डोनाल्ड ट्रंप और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा की मुलाकात हो चुकी है और वहीं से दोनों देशों के बीच टैरिफ हटाने को लेकर बातचीत लगभग फाइनल मानी जा रही है। इतना ही नहीं, अमेरिका और चीन के बीच भी मलेशिया में जो हुआ उसने साफ कर दिया है कि अब दोनों देशों के बीच चल रहा ट्रेड टेंशन खत्म होने वाला है। आने वाले समय में टैरिफ अचानक और बहुत तेजी से घटने वाला है। अगर इसे गहराई से देखा जाए तो साफ समझ आता है कि ब्रिक्स देशों की एकजुटता ने इस पूरे खेल का रुख ही बदल दिया। कहा जा रहा है कि उसी एकजुटता के दबाव ने डोनाल्ड ट्रंप को घुटने टेकने पड़े और यहीं से ब्रिक्स देशों को जबरदस्त फायदा मिला है। अब देखिए, एक तरफ ब्राजील, दूसरी तरफ चीन और तीसरी तरफ भारत, तीनों देश अब अमेरिका के साथ बातचीत को सामान्य करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले यही तीनों देश मिलकर अमेरिकी किसानों के लिए मुश्किल खड़ी कर चुके थे। कोई भी अमेरिकी माल खरीदने को तैयार नहीं था, जिससे अमेरिकी व्यापारिक दबाव इतना बढ़ गया कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने किसानों के लिए $15 बिलियन का राहत पैकेज जारी करना पड़ा था। और यही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव लगातार बढ़ता गया। चारों तरफ से राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियां सामने आने लगी और अब हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि ट्रंप ने सभी ब्रिक्स देशों के साथ एक साथ बातचीत शुरू कर दी है। मलेशिया के अंदर बड़े बड़े डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं, जहां अमेरिका की बैठक ब्राजील और चीन दोनों से हुई है। इसकी पूरी चर्चा आगे वीडियो में करेंगे।
और अब यह भी तय है कि जो कुछ मलेशिया में हुआ है उसका सीधा असर भारत पर दिखने वाला है। बस अब इंतजार है उस अगले कदम का जो शायद पूरे एशिया के ट्रेड समीकरणों को पलट दे। बताया जा रहा है कि अब भारत और चीन दोनों ही देश एक साथ रूस से तेल खरीदना बेहद कम करने जा रहे हैं। और उधर से खबर यह भी आ रही है कि रूस ने यूक्रेन के जिस इलाके पर कब्जा कर लिया है और उसका यह कब्जा अब जारी रहने वाला है। अब सबसे बड़ा मोड़ देखिए, भारत और चीन पर जो टैरिफ लगा हुआ था वो भी अब अचानक से घटने जा रहा है। यानी अंत में डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा और इस पूरे खेल में भारत, चीन, रूस और ब्राजील चारों की जीत हुई है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अब पुतिन बॉर्डर पर बड़े बड़े मिसाइल तैनात करके युद्ध को अस्थायी तौर पर होल्ड पर डाल सकते हैं और ट्रंप को राहत दे सकते हैं। और जब अमेरिका में डेमोक्रेटिक सरकार आएगी तब पुतिन अपने युद्ध को वापस रिज्यूम भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन भी बिल्कुल यही रणनीति अपना रहा है, जो साफ दिखा रहा है कि जैसे रूस ने पहले क्रीमिया पर कब्जा किया था, ठीक वैसे ही इस बार यूक्रेन के कब्जाए गए हिस्से को अब रूस का हिस्सा माना जा सकता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले से ही इसे सही कदम मानते आ रहे हैं। वो लगातार यूक्रेन पर दबाव बना रहे हैं कि जिस हिस्से पर रूस का नियंत्रण है उसे रूस को दे दो। अब अगर इसे जोड़कर देखा जाए तो साफ लग रहा है कि सारा काम एक साथ होने वाला है। एक तरफ युद्ध होल्ड पर जाएगा, दूसरी तरफ भारत, ब्राजील और चीन पर से टैरिफ हटेंगे और इसके साथ ही सभी देशों के लिए विन विन सिचुएशन तैयार होगी। बताया जा रहा है कि ब्रिक्स के सभी देश रूस को अकेला छोड़ने के मोड में नहीं थे और जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि जिस हिस्से पर रूस का कब्जा है वो कायम रहेगा, तब जाकर बाकी ब्रिक्स देश बातचीत के लिए तैयार हुए। और अब अमेरिका कह रहा है कि हम पाकिस्तान के लिए भारत को खोने वाले नहीं हैं। इस तरह का मैसेज साफ है कि अब अमेरिका एक बार फिर से भारत को अपने करीब लाना चाह रहा है और चीन को टारगेट पर फिर से बिठाना चाह रहा है। और यह बात सच भी है कि अमेरिका को पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, अमेरिका का भारत से कोई दुश्मनी नहीं है। मुकेश अंबानी और रिलायंस से पंगा लेने की हिम्मत अमेरिका के किसी राजनीतिक पार्टी में नहीं है। इसके पीछे की कहानी किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वक्त अमेरिका का मुख्य टारगेट चीन है, जिस पर लगाम लगाने के लिए अमेरिका भारत से करीबी चाहता है। देखिए, अगर ब्रिक्स देश अब भी ना मानते तो डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति और भी खराब हो जाती, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के अंदर हालात बेहद गंभीर हैं। कहा जा रहा है कि वहां की सरकार के पास सैनिकों को तनख्वाह देने के लिए भी फंड नहीं बचा और शटडाउन लगातार बनी हुई है। यहां तक बताया जा रहा है कि ट्रंप के एक करीबी दोस्त ने पेंटागन को डोनेशन दिया, तब जाके अमेरिकी सैनिकों की पेमेंट हो पाई। इस पर भी आगे विस्तार से चर्चा होगी। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत में आखिर कौन खरीदेगा अमेरिका का मक्का। तो सबसे पहले समझिए कि अमेरिका भारत को जो मक्का बेचना चाहता है उसका इस्तेमाल खाने या सीधे कृषि में नहीं बल्कि एथेनॉल उत्पादन के लिए करना चाहता है। भारत में कई सरकारी और निजी कंपनियां हैं जो पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर काम करती हैं, जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, रिलायंस इंडस्ट्रीज, प्राज इंडस्ट्रीज और आईटीसी लिमिटेड जैसी कंपनियां। ये कंपनियां एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर भारत की ऊर्जा निर्भरता घटाने और प्रदूषण कम करने की दिशा में काम कर रही हैं। तो अमेरिकी मक्का यानी कॉर्न को भारत में खरीदने वाले मुख्य ग्राहक यही एथेनॉल बनाने वाली कंपनियां होंगी। अमेरिका यह तर्क दे रहा है कि उसके मक्के से बनाया गया एथेनॉल सिर्फ फ्यूल ब्लेंडिंग के लिए इस्तेमाल होगा, इसे भारतीय खाद्य बाजार या किसानों के अनाज बाजार में नहीं लाया जाएगा। लेकिन असली पेंच यह है कि भारत की नीति कहती है कि एथेनॉल सिर्फ घरेलू मक्का या गन्ने के रस से ही बनाया जा सकता है, यानी इंपोर्टेड ग्रेन से नहीं। यही वजह है कि भारत अभी तक अमेरिकी मक्का नहीं खरीद रहा है, क्योंकि ऐसा करने से घरेलू किसानों का मक्का बिकना बंद हो सकता है और बिहार, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में किसानों का विरोध भड़क सकता है। लेकिन अब भारत को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। लेकिन साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि भारत के इस कदम से भारत के किसानों पर असर नहीं पड़ेगा, इसका पूरा ध्यान मोदी सरकार रखेगी। चलिए अब जानते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी भारत के लिए कितनी संवेदनशील है। तो अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का यह बयान कि हम पाकिस्तान से रिश्ते मजबूत करेंगे लेकिन भारत की कीमत पर नहीं, दरअसल एक संतुलित कूटनीतिक संकेत है। अमेरिका जानता है कि भारत आज वैश्विक राजनीति में उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक पूंजी है, खासकर जब इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन को रोकने की बात आती है। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका पाकिस्तान को भी पूरी तरह चीन के हवाले नहीं छोड़ सकता, क्योंकि पाकिस्तान का भूगोल और उसकी खुफिया नेटवर्क क्षमता अफगानिस्तान और मध्य एशिया में अमेरिकी हितों के लिए उपयोगी मानी जाती है। इसलिए रूबियो की बातों में छिपा संदेश यही है कि अमेरिका अब दोनों तरफ की बिसात खेलना चाहता है। भारत को शांत रखकर वो पाकिस्तान के साथ सीमित साझेदारी बनाना चाहता है ताकि चीन के प्रभाव को कम किया जा सके और आतंकवाद विरोधी अभियानों में उसे सहयोग मिलता रहे। अब समझते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अमेरिका के रिश्तों में अचानक गर्माहट क्यों आई। तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने नजदीक लाने की पूरी कोशिश शुरू कर दी।
ट्रंप द्वारा मध्यस्थता कराए गए कथित सीजफायर ने पाकिस्तान को यह मौका दिया कि वो खुद को शांति सहयोगी के रूप में पेश करें। इस घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान ने रणनीतिक रूप से कई कदम उठाए, जैसे कि अमेरिकी निवेशकों को बलूचिस्तान के पसनी पोर्ट पर आकर्षित करने का प्रस्ताव। इस प्रस्ताव का मकसद था वॉशिंगटन को आर्थिक रूप से अपने पक्ष में लाना और चीन के ग्वादर पोर्ट के विकल्प के रूप में एक नई साझेदारी दिखाना। पाकिस्तान ने यह दिखाया कि वो अब चीन के इशारों पर पूरी तरह नहीं चलना चाहता, बल्कि अमेरिका से भी भरोसेमंद संबंध बनाना चाहता है। कुल मिलाकर इस पूरी कहानी के पीछे असली खेल रणनीतिक संतुलन का है, जहां पाकिस्तान अमेरिका को चीन के खिलाफ कार्ड की तरह और अमेरिका पाकिस्तान को भारत के खिलाफ दबाव के औजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय पर फटाफट रोज देखना चाहते हैं, तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच समझौता कैसे हुआ और इसका मतलब क्या है। तो अमेरिका और चीन के बीच जो ये नया व्यापार समझौता हुआ है, ये दरअसल एक लंबे तनाव भरे दौर के बाद सामने आया परिणाम है। पिछले कुछ महीनों से दोनों देशों के बीच आर्थिक टकराव इतना बढ़ गया था कि ट्रंप प्रशासन ने चीन पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी, यानी चीन से आने वाले हर सामान पर 100% कर लगाया जाता। इसके जवाब में चीन ने भी अपनी रणनीति तेज कर दी थी। उसने दुर्लभ धातुओं और औद्योगिक सामग्रियों पर निर्यात नियंत्रण बढ़ा दिया था, जिससे अमेरिकी उद्योगों पर सीधा असर पड़ने वाला था। लेकिन कुआलालंपुर में चीन के शीर्ष वार्ताकार ली चेंगांग और अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई गुप्त बातचीत में माहौल अचानक बदल गया। दोनों देशों ने तय किया कि अगर वो इस विवाद को अभी नहीं सुलझाते तो पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर होगा। इसीलिए फेंटनाइल नियंत्रण, निर्यात विस्तार और व्यापार संतुलन पर एक प्रारंभिक सहमति बन गई। ये कदम इसलिए अहम है क्योंकि इससे पहले दोनों देशों की आर्थिक नीतियां युद्ध की दिशा में जा रही थीं और अब शांति की ओर मुड़ रही हैं। चलिए अब जानते हैं कि चीन ने आखिर क्यों झुकाया सिर और क्या है इस फैसले की बड़ी चाल। तो चीन का अचानक से अमेरिका के सामने झुक जाना कोई सामान्य बात नहीं है। ये उस आर्थिक दबाव का नतीजा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने महीनों से चीन पर डाला हुआ था। अमेरिका ने रेयर अर्थ मेटल्स और चीनी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाकर बीजिंग की अर्थव्यवस्था की जड़ें हिला दी थी। अब जब अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा कि चीन पूरे 1 साल तक रेयर अर्थ से जुड़े नियमों को टाल देगा और साथ ही अमेरिका से सोयाबीन खरीदेगा, तो इसका मतलब यह है कि चीन को अब अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए ट्रंप से समझौता करना ही पड़ा है। ये वही रेयर अर्थ मेटल्स हैं जो हाईटेक चिप्स से लेकर रक्षा उपकरणों तक में इस्तेमाल होते हैं और जिन पर चीन का लगभग पूरा वर्चस्व है। लेकिन जब अमेरिका ने इनके व्यापार को लेकर सख्ती दिखाई तो चीन की एक्सपोर्ट मशीनरी पर ताले पड़ने लगे और अमेरिका को भी सप्लाई चेन में नुकसान झेलना पड़ा। इसीलिए शी जिनपिंग अब राहत पाने के लिए समझौते की राह पर उतर आए हैं, ताकि घरेलू अर्थव्यवस्था में गिरावट को रोका जा सके और अमेरिकी बाजारों तक दोबारा पहुंच बनाई जा सके। डोनाल्ड ट्रंप की ये एशिया यात्रा महज एक राजनयिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक रणनीतिक मिशन है। उन्होंने मलेशिया से अपनी यात्रा शुरू की है और अब दक्षिण कोरिया पहुंचकर शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। इस मुलाकात का मकसद है दुनिया के सबसे बड़े ट्रेड वॉर को सुलझाना, जिसमें अमेरिका और चीन के बीच बीते 1 साल से तनाव बना हुआ है। चलिए अब जानते हैं कि ट्रंप और लूला की मुलाकात से दोनों देशों के रिश्तों में कैसी हलचल मची। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा की यह मुलाकात अचानक नहीं बल्कि महीनों से चली आ रही तनातनी का नतीजा थी। दोनों नेताओं ने मलेशिया में आयोजित एक बड़े रीजनल समिट के दौरान पहली बार आमने सामने बातचीत की। ट्रंप ने खुलकर कहा कि वे ब्राजील के साथ जल्द ही बेहद शानदार ट्रेड डील करेंगे और दोनों देशों के बीच आर्थिक रिश्ते मजबूत होंगे। उन्होंने अपनी टीम को आदेश दिया है कि समझौते की प्रक्रिया को जल्दी पूरा किया जाए। लूला ने भी भरोसा जताया कि मीटिंग से जल्द अच्छी खबर मिलेगी। यह बयान इसलिए भी अहम था क्योंकि पिछले कुछ महीनों से ट्रंप की सख्त नीतियों के कारण दोनों देशों के बीच आर्थिक ठंडापन बढ़ गया था। अब दोनों के बीच की यह बातचीत रिश्तों को पिघलाने की दिशा में पहला बड़ा कदम मानी जा रही है। अब समझते हैं कि इस ट्रेड विवाद की असली जड़ क्या थी और ब्राजील इसे सुलझाना क्यों चाहता है। तो यह पूरी कहानी तब शुरू हुई जब ट्रंप ने ब्राजील से आने वाले कॉफी और मीट पर 50% टैक्स लगा दिया था, जिससे ब्राजील की अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा। अमेरिका ने न सिर्फ टैक्स लगाया बल्कि कुछ ब्राजीलियाई अधिकारियों और उनके परिवारों पर वीजा बैन जैसे प्रतिबंध भी लगाए। यह सब उस वक्त हुआ जब ट्रंप ने अपने पुराने सहयोगी और ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के केस को सुप्रीम कोर्ट में रोकने की कोशिश की थी। उस समय से दोनों देशों में रिश्ते में ठंडक आ गई थी। अब लूला की कोशिश है कि यह तनाव खत्म हो और नए सिरे से व्यापार शुरू हो सके। ब्राजील अब डेटा सेंटर, सोशल मीडिया कंपनियों के नियम और रेयर अर्थ मिनरल्स जैसे मुद्दों पर बातचीत करने को तैयार है। खास बात यह है कि ब्राजील के पास चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी रेयर अर्थ रिजर्व है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और हथियार उद्योग के लिए बेहद कीमती है। इसलिए लूला इस मौके को गंवाना नहीं चाहते और ट्रंप के साथ आर्थिक तालमेल को फिर से पटरी पर लाने के लिए पूरा दांव लगा रहे हैं। अब समझते हैं कि ट्रंप ने जो मलेशिया में समझौता कराया वो इतना ऐतिहासिक क्यों माना जा रहा है। तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में जो केएल पीस एकॉर्ड साइन हुआ, उसे केवल एक साधारण संधि नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक मोड़ कहा जा रहा है, क्योंकि दशकों से थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद चल रहा था, जहां हर कुछ सालों में गोलियां और तोपें गरजती थीं।
इस बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को एक साथ बैठाकर वो काम कर दिया जो संयुक्त राष्ट्र भी नहीं कर सका था। उन्होंने कहा कि अब दक्षिण पूर्व एशिया को युद्ध नहीं बल्कि व्यापार, खनिज और शांति की धरती बनाना है। इसी मौके पर ट्रंप ने कंबोडिया के साथ व्यापार समझौते और थाईलैंड के साथ खनिज संसाधन साझेदारी की भी घोषणा की, जिससे यह संकेत गया कि अमेरिका अब इस क्षेत्र में आर्थिक और रणनीतिक रूप से अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। यह समझौता न सिर्फ दोनों देशों की सीमाओं पर स्थिरता लाएगा बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र को एकजुट करेगा। ट्रंप ने इसे नए युग की शुरुआत कहा, जहां देश स्वतंत्र होकर भी परस्पर सहयोग के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। उनके इस कदम से अमेरिका ने चीन के प्रभाव को भी चुनौती दी है और यह दिखाया है कि शांति भी राजनीतिक हथियार बन सकती है। चलिए अब जानते हैं कि थाईलैंड और कंबोडिया के विवाद की असली जड़ क्या थी और इसे खत्म करना क्यों मुश्किल था। तो इन दोनों देशों के बीच 817 किलोमीटर लंबी सीमा हमेशा से विवादों का कारण रही है। यहां दो प्राचीन हिंदू मंदिर हैं, प्रसादता मुएन थॉम और प्रे वी हेर, जिन पर दोनों देश दावा करते रहे हैं। ये मंदिर डैंग्रेक पहाड़ियों पर स्थित हैं, जो प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। वर्ष 2011 में इसी विवाद के चलते भीषण लड़ाई हुई थी, जिसमें 16 लोगों की जान गई थी। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र ने दखल दिया, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। अब ट्रंप की मध्यस्थता से यह जमीनी झगड़ा खत्म हुआ है। आसियान के लिए यह बड़ी जीत है, क्योंकि इससे न केवल सीमा स्थिर हुई बल्कि हजारों नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हुई। अब वहां एक आसियान पर्यवेक्षक टीम तैनात रहेगी, जो सुनिश्चित करेगी कि फिर से हिंसा न भड़के। मलेशिया की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन ने दक्षिण एशिया को यह संदेश दिया है कि जब राजनीति में शांति का इरादा सच्चा हो तो पुरानी दुश्मनी भी मिटाई जा सकती है। आइए अब जानते हैं कि ट्रंप के रहस्यमय दोस्त ने क्यों दिया इतना बड़ा डोनेशन। तो अमेरिका में जब सरकारी शटडाउन के कारण हालात बेहद खराब हो गए और सरकार के पास सैनिकों की तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं बचे, तभी राष्ट्रपति ट्रंप के एक गुप्त दोस्त ने अचानक पेंटागन को $130 मिलियन यानी लगभग 1100 करोड़ रुपए दान कर दिए। ये पैसा इसलिए दिया गया ताकि अमेरिकी सैनिकों को समय पर सैलरी मिल सके। ट्रंप ने इस दान की घोषणा व्हाइट हाउस में की और उस व्यक्ति को देशभक्त बताया, मगर उसका नाम गुप्त रखा गया। यह डोनेशन ऐसे समय में आया जब अमेरिका की राजनीति दो गुटों में बटी हुई थी। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन ओबामा हेल्थ केयर सब्सिडी पर भिड़े हुए थे और इस टकराव ने पूरे देश को आर्थिक संकट में डाल दिया था। डेमोक्रेट्स चाहते थे कि हेल्थ सब्सिडी बढ़ाई जाए ताकि गरीबों को इलाज मिल सके, लेकिन रिपब्लिकन को डर था कि इससे सरकारी बजट और डूब जाएगा। नतीजा यह हुआ कि सरकारी फंड रुक गया और तनख्वाहें अटक गईं। ऐसे में इस डोनेशन को देश की रक्षा व्यवस्था को बचाने वाला कदम बताया गया। अब समझते हैं कि इस डोनेशन को लेकर विवाद क्यों भड़क गया। तो जब यह खबर फैली कि पेंटागन ने सैनिकों की सैलरी के लिए निजी डोनेशन लिया है, तब कई विशेषज्ञों ने इसे बेहद अजीब और असामान्य बताया। उनका कहना था कि सेना जैसी संस्था को किसी निजी व्यक्ति के पैसे से नहीं चलना चाहिए, क्योंकि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही पर सवाल उठते हैं। पेंटागन के अपने नियम हैं कि $10,000 से ज्यादा का डोनेशन लेने से पहले जांच जरूरी होती है कि दानदाता का रक्षा मंत्रालय से कोई स्वार्थ न जुड़ा हो, लेकिन इस मामले में दानदाता का नाम तक उजागर नहीं किया गया। कुछ लोगों ने इसे किसी के बार बिल चुकाने जैसा बताया, यानी जो जिम्मेदारी सरकार की थी उसे किसी निजी व्यक्ति ने उठा लिया। इससे यह संदेश गया कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भी आर्थिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है और अपनी ही सेना की तनख्वाह देने के लिए चंदे पर निर्भर है। यही कारण है कि यह डोनेशन आज अमेरिकी राजनीति और प्रशासन की नैतिकता पर बड़ा सवाल बन गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।